Hello student, today we explain class 12th biology next first chapter. Hello student, today we explain biology class 12th principle of inheritance. ठीक बेटा, ये आपकी सेकेंड यूनिट है. आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. बायोलॉजी क्लास 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज जेनेटिक्स. क्लियर बेटा. इससे पहले जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, एक आपकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट है जो फर्स्ट यूनिट है उसकी. ठीक, 11th के बाद 6 नंबर यूनिट होती है ये, जिसमें आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 4 चैप्टर आपने कवर किया है. क्लियर. आपका जो 5th चैप्टर होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज जेनेटिक्स. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा बेटा और एक अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा. सारी चीज़ें समझने के बाद प्रॉपर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कवर करिएगा और अप टू नीट लेवल एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके चलेंगे जब चैप्टर ओवर होगा. अप टू नीट लेवल पे जो भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर बेटा. सबसे पहले बात आती है यहाँ पे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कहते किसे हैं. ठीक, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. ठीक, तो उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हमें जो बेसिकली अगर हम कॉमनली इसे कहें तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक, क्लास 12th एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो चैप्टर का नाम आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. बट यहाँ पे उसमें लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, जेनेटिक्स का भी एक्सप्लेनेशन है. ठीक ना. तो जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स, ठीक, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with a study of या फिर inheritance as well as variation of character from parents to offspring, क्लियर ना बेटा, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मेरी बात ध्यान से समझना. जेनेटिक्स में हम लोग 2 चीज़ों की स्टडी बेसिकली करते हैं, एक इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन. क्लियर. तो आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हो, बट ये परफेक्ट लिखा है, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन. अब हमको ये चीज़ समझना होगा कि बेटा इनहेरिटेंस क्या होता है, हमें ये चीज़ समझना है कि ये क्या चीज़ है इनहेरिटेंस, और हमें ये समझना है कि वेरिएशन क्या है. क्लियर. एक शॉर्ट इसका देख लेते हैं, इन शॉर्ट क्या होता है ये. ऑलरेडी आपने क्लास 10th में जब चैप्टर था आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को फिर एक बार अच्छे से वहाँ भी पढ़ा था, आपके टीचर ने पढ़ाया था, बट यहाँ पे इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है. क्लियर. तो बेसिक आपने 10th में क्लियर किया है, बट डोंट वरी, यहाँ भी आपको बेसिक पहले क्लियर कराया जाएगा, फिर आपको एक उसका जो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है वहाँ तक पहुँचने पूरा कवर करेंगे. क्लियर. चलिए, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है. क्लियर. तो ये तो बात थी जेनेटिक्स की. चलिए आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा स्क्रीनशॉट लेके. आगे देखते हैं. बहुत अच्छा सा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक ना बेटा.
और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें समझ में आती हैं। जेनेटिक्स में दो चीज़ें आपको भी पता चली, हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक होता है हेरिडिटी और एक है बेटा वेरिएशन, ठीक ना बेटा, वेरिएशन। अगर हम बात करें हेरिडिटी को तो दूसरे नाम से इसे इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, क्लियर ना? इसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो कैरेक्टर, ठीक, जेनेटिक्स में हमें बेसिकली दो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, इसी का स्टडी करते हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर इलेबोरेट कर दिया गया है, क्लियर ना? हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इसमें क्या है कि जो कैरेक्टर पेरेंट से सीधे सीधे पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंजेस के साथ, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज, ठीक ना बेटा? तो अगर पेरेंट से कोई कैरेक्टर डायरेक्टली ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में एकदम सेम पैटर्न पे विदाउट एनी चेंज, कोई चेंजेस नहीं आया, तब उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस, क्लियर ना? और अगर आप कैरेक्टर को हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलते हो, हेरिडेटरी कैरेक्टर, तो बेटा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी, क्लियर ना? तो दोज कैरेक्टर या फिर जेनेटिकल कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग विदाउट एनी चेंजेस, बिना किसी चेंजेस के पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है जो जेनेटिकल कैरेक्टर, that character is called inherited and the process is called inheritance. Otherwise that character is called hereditary character, then process is called heredity. तो डिपेंड ये करता है, आप अगर ये वर्ड यूज करते हो कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इस प्रोसेस को बताइए, अदरवाइज इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों चीजें सेम है, डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए, क्लियर? तो अभी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं, क्लियर ना? आपको समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन अपनी जगह है, क्लियर? बात करते हैं वेरिएशन की बेटा। देखिए यहाँ तक क्लियर है ना? आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करिएगा जेनेटिक्स को, ठीक? वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक? जरा वेरिएशन को देखो। अगर वेरिएशन की हम बात करें, देखो वेरिएशन मतलब होता है चेंज आना। वेरिएशन मीन्स क्या होता है? चेंज आना। अब जैसे मान लो पेरेंट्स, कोई भी फैमिली मेम्बर कोई भी है, ठीक, किसी एनिमल की फैमिली है, ह्यूमन की फैमिली है, या किसी एनिमल्स में बहुत सी कैटेगरी हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें कोई भी किसी भी स्पीसीज की बात करिए पर्टिकुलर, ठीक? तो जेनेटिक्स में ये बताया गया कि वेरिएशन, अगर कोई भी ऑर्गेनिज की स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑर्गेनिज स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, अब मान लो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक? अब स्ट्रगल आपकी पूरी स्पीसीज करेगी तब तो वेरिएशन कुछ दिखेगा, कई सालों बाद एवोल्यूशन होगा तब दिखेगा। लेकिन केवल आप स्ट्रगल कर रहे हो पूरी स्पीसीज में वन मेंबर, उस पर्टिकुलर के लिए वेरिएशन फिर भी दिखेगा, बट फर्क क्या है वो चीज़ समझना है। जैसे इन शॉर्ट आप ऐसे समझो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को मैथ्स में, साइंस में उतनी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, उस समय उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिली, वो बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो। ऐसा होता है, कई लोग के पेरेंट्स ऐसे में होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, क्लियर, कई अधिकारी लेवल पे होंगे, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है। तो अलग अलग है, आपके पेरेंट्स का ट्रैक कुछ और है और आपका इंटरेस्ट कहीं और है। आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स को मैथ कभी नहीं अच्छी लगी, ना समझ में आई कभी, लेकिन आपने क्या किया, फोकस किया, शुरू से उन्होंने आपको सारी फैसिलिटी दी और आपने उस पर बार बार प्रैक्टिस करते करते आपकी मैथ्स नंबर 1 पे हो गई। ये भी तो वेरिएशन है, आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आप में आया और आपने और अच्छा इंप्रूव किया, ठीक? तो ये एक है कि आप तक ही रह गया और एक है कि पूरी स्पीसीज में आ जाए। जैसे आपने सुना है कि अफ्रीकन कंट्री में सबसे पहले जिराफ जो देखे गए थे वो अफ्रीका में देखे गए थे, ऐसा माना गया है, ठीक?
तो अफ्रीका में जिराफ जो थे वो आपके यहाँ जैसे डंकी होता है उसके साइज के सिमिलर थे। आपने जिराफ तो देखा होगा, रियल में देखा होगा जू में, चिड़ियाघर में, या फिर आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, नेक, आगे वाले दोनों पैर लंबे होते हैं। तो अगर वो इमेजिन करके देखो, अगर वो डंकी से कंपेयर करो तो उसकी गर्दन यानी नेक और पैर दोनों तो छोटे होंगे, लेकिन उनके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि सारे जिराफ ने स्ट्रगल किया और आने वाले समय में जो जिराफ साइज में छोटे थे वो जिराफ डिसअपीयर हो गए, विलुप्त हो गए, और जिनके अंदर वेरिएशन आया आज वो दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। तो वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है, वेरिएशन जो होता है चेंजेस। अब वो चेंजेस डिपेंड करता है कि पूरी स्पीसीज स्ट्रगल कर रही है पर्टिकुलर चीज़ के लिए या फिर केवल एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। जरा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। वेरिएशन में क्या है बेटा, आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है सोमैटिक और एक होता है जर्मिनल। ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो एक होता है सोमैटिक प्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म मतलब यहाँ पे आप समझ लो जर्मिनल सेल, सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल और सोमैटिक सेल। जर्मिनल सेल जो होती है वो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी आपका ह्यूमन की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोनों गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जर्मिनेट होते हैं, जाइगोट बनता है, मतलब आपस में फ्यूज होते हैं, फिर आगे चल के प्रोसेस होती है, जाइगोट बनता है, फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। ये जर्मिनल सेल है। बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बाकी जितनी सेल्स हैं सब कौन सी हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। कौन सी हैं, सोमैटिक सेल। एग्जाम्पल जरा समझ के देखते हैं। आपने नाम सुना है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। आपको पता है जब सचिन ने स्ट्रगल करना किया 16 ईयर की एज में ये इंडियन क्रिकेट टीम में आ चुके थे। आपको पता है ये इतनी प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करते करते जो चेंजेस आता था इनमें ही आता था ना। इनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, ठीक। तो इनके बॉडी में ही चेंजेस आए, बहुत अच्छे प्लेयर बने, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते थे। वेरिएशन जो दिखा, डेवलपमेंट जो हुआ वो इनमें हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सचिन का लड़का है, उनकी जो जनरेशन है, क्या वो ऐसा परफॉर्म करेगी जैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं? कभी नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक। तो ये कौन सा वेरिएशन है, सोमैटिक वेरिएशन। क्यों? क्योंकि ये खुद के लिए एक्सपेरिमेंट मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, खुद पे अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो चेंजेस आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, सोमैटिक सेल में। अगर जर्मिनल सेल में चेंज आना है तो पूरी स्पीसीज को स्ट्रगल करना होगा, तब आने वाले फ्यूचर में जनरेशन में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रगल कैसी है। क्लियर ना? तो ये चीज़ जो चेंज आएगी ये बेटा पूरी स्पीसीज के पे डिपेंड करती है, और ये जो है ये केवल एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं तो आपकी मैथ्स एक दिन बहुत अच्छी होगी, जिसमें आप खुद को सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे कि आप क्लास 12 इवन आगे हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इवन उसी जगह पे दूसरे सब्जेक्ट जिसको आपने कम से कम टाइम दिया, वो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है। जैसे बायो के बच्चे मैक्सिमम फिजिक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, इसलिए उनके फिजिक्स वीक होती चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं सारे बच्चे, लेकिन एक देखा गया है कि बायो वाले फिजिक्स की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में बहुत कंसंट्रेट करते हैं। तो सोमैटिक सेल में चेंज आना मतलब आप इंडिविजुअली स्ट्रगल कर रहे हैं। जर्मिनल सेल में चेंज आना वेरिएशन मतलब पूरी स्पीसीज स्ट्रगल करेगी, फिर वेरिएशन होगा। क्लियर ना? तो चलिए अभी तो डेफिनेशन लिखते हैं, आगे चल के और अच्छे से डिस्कशन करना, काफ़ी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। क्लियर ना? और कहीं भी कोई क्वेश्चन होता है बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका जरूर आंसर मिलेगा। क्लियर ना? चलिए तो देखते हैं पहले हेरिडिटी, उसकी डेफिनीशन, क्लियर, और वेरिएशन की डेफिनीशन, फिर आगे चलते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज़ और, टर्म जेनेटिक्स was given by, इनका भी नाम याद रखना। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? विलियम वेटसन। विलियम की स्पेलिंग में भी गलत नहीं होनी चाहिए,
विलियम बैटिसन 1906। तो ध्यान रखना बेटा, टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। मैक्सिमम टाइम्स क्या, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट हमें क्या बताया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। टर्म जेनेटिक्स विलियम बैटिसन 1906। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बेटा। फर्स्ट हेडिंग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। किसे कहते हैं, ठीक, देखो, हेरिडिटी is the transmission of genetic character और ट्रेट। कहीं कहीं आपको ट्रेट मिलेगा, ध्यान रखना, यही फॉलो करिएगा। कैरेक्टर मतलब ट्रेट्स है, ठीक, जेनेटिक कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। क्लियर ना बेटा। क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर। एक डेफिनेशन इसकी और लिखते चलेंगे, एक डेफिनेशन और लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बेटा। those character which transmit from one generation to next generation without any modification, comma, such character is called, such character is called inherited character। कौन सा, inherited character, and the process is known as inheritance। तो ध्यान रखना बेटा, इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। यहाँ देखो लिखा है हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सही है। दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, भाई पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन ही होगी ऑफस्प्रिंग, ठीक, नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, चेंजेस, सच कैरेक्टर इज नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। अगर यहां पे मैं लिखता हेरिडेटरी कैरेक्टर तो प्रोसेस को मैं क्या बोलता बेटा, हेरिडिटी। एनी डाउट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर ना। नैन्सी, मुस्कान, शुभम, क्लियर है बेटा। अभिषेक, रक्षा, भूमि साहू, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन, वो भी देखते हैं बेटा। वेरिएशन, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा नोट्स के लिए।
variation. Those character which transmit from one generation to next generation without, out हटा दीजिए, with modification, changes के साथ, such character is known as, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्वायर्ड कैरेक्टर. क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेरिएशन. इज नोन एज वेरिएशन. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. आई रिपीट अगेन. दोज कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मतलब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग विथ मॉडिफिकेशन, चेंजेस के साथ, सच कैरेक्टर इज कॉल्ड acquired character and the process is known as variation. Any problem? Clear? आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, सबका मतलब एक ही है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ स्प्रिंग. दो ऑफ स्प्रिंग के बीच का जो डिफरेंस होगा उनमें दिखेगा वो वेरिएशन है. पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में जो वेरिएशन दिखेगा वो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच जो डिफरेंस दिखेगा उसको भी वेरिएशन ही बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अटैच्ड ईयरलोब और फ्री. देखो ये फ्री ईयरलोब है. अब हो सकता है ये ऑफ स्प्रिंग में ऐसा है, पेरेंट्स में अटैच्ड हो. ये क्या है, किसका एग्जांपल है? वेरिएशन का. ठीक. हेयर कलर ब्राउन ब्लैक, वेरिएशन. क्लियर ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना. वेरिएशन की डेफिनेशन, उस कैरेक्टर को एक्वायर्ड कहते हैं. इनहेरिटेंस में इनहेरिटेड कैरेक्टर, हेरिडिटी में हेरिडेटरी कैरेक्टर. तो एकदम परफेक्ट अच्छे से लिखिएगा, एक एक चीज़ कवर करेंगे बेटा. पेशेंस बना के रखिएगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा. क्लियर ना? ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं. ये तो बात थी वेरिएशन की और हेरिडिटी की. ठीक. अब बात आती है कि जेनेटिक्स तो हमने पढ़ लिया, स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ध्यान रखना, जेनेटिक्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. क्लियर ना? उसकी स्टडी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स. क्लियर? जेनेटिक्स अपने आप में एक डिपार्टमेंट है. आप एमएससी करेंगे, एजुकेशन लाइन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है बीएससी जब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, बीएससी एंड एमएससी, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स, जिसमें आपको और ज़्यादा इलोबरेट किया जाता है और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है. क्लियर ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. अभी तो हमें ये समझना होगा जेनेटिक्स की ब्रांच कितनी है. देखो हम टॉपिक पे मेन आ जाएंगे, बस सेकंड लेक्चर में आप मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है. ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. क्लियर ना बेटा? बहुत इन शॉर्ट है, आराम से आप कवर कर लेंगे. फर्स्ट, पहली जो ब्रांच है उसका नाम है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स. इसे क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं. क्लियर ना बेटा? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स. अब इसमें क्या है? ठीक, इसमें क्या चीज़ बताई गई थी? डील्स विथ, अब उतना आप सेंटेंस बना लीजिएगा. इट इज डील्स with a study of Mendelian genetics and non-Mendelian genetics. मतलब जो मेंडल ने बताया था वो सारी चीज़ें, और जो मेंडल ने नहीं, दूसरे कई लोगों का अप्रोच था, उनकी भी स्टडी इसमें की जाती है. उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और क्लासिकल. इसकी एक और डेफिनेशन आसान सी है, हो सकता है मे भी आपको वो समझ में आ जाए. डील्स विथ द ट्रांसमिशन ऑफ
ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। बात वही है बेटा, मेंडल ने भी बताई थी, आगे चल के टी.एच. मॉर्गन भी कुछ कह रहे थे। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर ना। तो ध्यान रखना, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसके बारे में स्टडी करना होता है। अदरवाइज डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि मेंडल अपनी जब उन्होंने अपना थ्योरी दिया था, मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, तो वो फैक्टर की बात कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो फैक्टर नहीं, वो जीन है। जबकि मेंडल ने जीन ऐसा वही वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो कैरेक्टर को लेके ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। बाद में क्लियरिफिकेशन हुआ, अब जब और साइंटिस्ट आए उन्होंने एलोबरेट किया, तब पता चला कि वो फैक्टर की नहीं, वो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन होता है। हर एक जीन के पास पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, कई चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा कैरेक्टर स्पीसीज टू स्पीसीज, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर सिमिलर भी होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इनके अंदर वेरिएशन होता है, फेस एक जैसा नहीं होता, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन ट्विंस में, उनमें क्या होता है, सिमिलर होता है उनका फेस, उनका जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारी मैच करने लगते हैं। बट उनकी हॉबी आगे चल के धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो उनके अंदर चेंजेस आता है। बट उनका फेस देखोगे वो एक ही जाइगोट से बने हैं, एक जाइगोट में डिवीजन होकर 2 टाइम्स हुआ है, दैट्स वाई उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक, वो सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। क्लियर। बाकी अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के चलोगे तो किसी में भी कोई आइडेंटिकल ऐसी कोई कैरेक्टर अपीयर नहीं होती। हाँ, बट थोड़ा बहुत लुक लाइक होता है, लेकिन वो सिमिलरिटी केवल सिमिलर के बीच होगी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये होगा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, इसको आप नोट डाउन करिएगा बेटा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट ब्रांच है, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट कौन सी ब्रांच होगी बेटा, देखते हैं। साइटोजेनेटिक्स, कौन सी होगी, साइटोजेनेटिक्स, ठीक ना। साइटोजेनेटिक्स आपने पढ़ा है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साइटोलॉजी पढ़ा है ना, सेल बायोलॉजी, साइटो वर्ड आया है, तो इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे वो चीज़ ध्यान रखना, किस डिपार्टमेंट का। आपको पता है सेल, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की स्टडी करोगे आप, क्रोमोसोम की। किसकी स्टडी करोगे, क्रोमोसोम की। चलिए देखते हैं, एज इट इज लिखिएगा बेटा, इट इज डील्स with the study of various aspect of chromosomes, क्लियर ना। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड अगर आप क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करोगे जेनेटिक्स लेवल पे, तब उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स, क्लियर ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक ब्रांच है इसकी। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम चलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, या फिर इसी को दूसरे नाम से बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक ना बेटा। अब इसमें क्या है, इट इज डील्स विथ इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होगी। मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स, ठीक ना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल,
मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी की जाती है, जीन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझा जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स। क्लियर है बेटा? तो उसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होगा और बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, ये मज़ा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर को। ठीक, काफ़ी नई चीज़ें हमको पता चलेंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्लियर ना? तो 3 ब्रांच हुई अभी। पहली कौन सी थी? ट्रांसमिशन, याद करते चलिएगा, ट्रांसमिशन। दूसरी कौन सी थी? साइटोजेनेटिक्स। तीसरी कौन सी है? मॉलिकुलर जेनेटिक्स। 4th नंबर, रफ कर दें इसको। ओके बेटा, रफ करते हैं, आगे देखते हैं कौन सी ब्रांच है। नेक्स्ट आपकी है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ध्यान रखना, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या, किस चीज़ की स्टडी करेंगे? इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ जीन या फिर मेंडल्स लॉज। ठीक, मेंडल्स के लॉज के बारे में। इन अ पॉपुलेशन यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन का इफेक्ट, उसका बिहेवियर मेंडल्स लॉ के बिहाफ पे हम कंफर्म करते हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि यही एक चैप्टर है जहाँ पे मैथ्स यूज़ होती है। ठीक, बायोलॉजी में मैथ्स आपको पढ़ता है, बायो और मैथ्स के स्टूडेंट अलग होते हैं, क्लास अलग होती है, सेपरेट होते हैं, बट इस चैप्टर में मैथ्स का भी यूज़ होता है। आगे चल के देखेंगे, मैथ्स आएगी, आप देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको नोट डाउन करिएगा बेटा आप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट बिहेवियोरल जेनेटिक्स। पेशेंस बना के रखिएगा बेटा, एक एक चीज़, अगर आपका एम नीट है तो फिर एक एक चीज़ आप लेके चलिए और कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आपको ये भी बताऊंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिहेवियोरल जेनेटिक्स, सॉरी, किसके स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स विथ द environment to produce a particular pattern of behavior। ठीक ना बेटा? अब इन्वायरमेंट में कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी चीज़ें हैं, उसके बिहाफ पे उस पर्सन में या उस ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक प्रॉपर वे में बात करते हैं, तो जो वहाँ बच्चे होंगे उनके अंदर आप देखोगे एक अच्छा डेवलपमेंट दिखेगा, अच्छे संस्कार दिखेंगे। लेकिन आप वहीं एक रूरल एरिया में जाइए और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग वर्ड यूज़ होते हैं, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, अजीब मतलब अलग लैंग्वेज में उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं होता, तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर में कुछ अलग ही टाइप का चेंज आपको दिखेगा। क्लियर ना? आप इस बात से समझ गए होंगे। तो ये थी बेटा ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। हमें क्या याद रखना है? मेन हमें याद रखना है ट्रांसमिशन, ठीक, मॉलिकुलर
और एक पॉपुलेशन। क्लियर। एक आप याद रखिएगा, साइटोजेनेटिक्स एक प्रॉपर ब्रांच है जिसके बारे में हम इस जेनेटिक्स में सेल से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन यहाँ पे आएगा जिसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन काफ़ी डिटेल नहीं है, वो आगे चल के हायर क्लास में आपको अलग से एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक, साइटोजेनेटिक्स के बारे में हमें डिटेल पढ़ना होता है। क्लियर, इसको नोट करिएगा बेटा। आगे चले। ओके बेटा, अब बात आती है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। जेनेटिक्स में आपने नाम सुना था मेंडल का, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अभी पहुंचेंगे वहां पे, मेंडल के पास भी पहुंचेंगे हम लोग। मेंडल तो नहीं है, बट मेंडल की क्या कहानी थी, क्या बताया था उन्होंने, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या चीज़ें वो कहना चाह रहे थे। ठीक, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट मेंडल से पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट, BC, ठीक ना, उनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, फिलोसोफर ऐसे थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में कुछ कहा था, कुछ स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि नीट में ये नहीं पूछेगा कि इनका मोटिव क्या था, केवल आपसे ये पूछा जाएगा इस थ्योरी को किसने दिया था। तो हमें केवल ये याद रखना है कि वो कौन कौन सी थ्योरी थी और किस साइंटिस्ट या फिलोसोफर ने जेनेटिक्स मेंडल से पहले कुछ बातें कही थी। बातें क्या कही थी वो मायने नहीं रखता, थ्योरी का नाम क्या था मायने ये रखता है, और साइंटिस्ट का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा। क्लियर ना। और मुझे जहाँ तक लगता है आप उससे भी आगे सोच रहे हैं, आपका टारगेट एम्स होगा या फिर इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए बेटा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखते हैं प्री मेंडेलियन मतलब मेंडल से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट या फिलोसोफर थे। आपने नाम सुना है एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, नाम सुना है। एरिस्टोटल ने भी कुछ कहा था। ठीक, आपने नाम सुना है पाइथागोरस, इन्होंने भी कुछ कहा था। ठीक, और भी कुछ, डार्विन भी आए थे। आपने एवोल्यूशन क्लास 10th में नाम आया था डार्विन का। ठीक, डार्विन फिंचेस, नेचुरल सिलेक्शन, कुछ याद आया, ऐसा कुछ नाम था। तो डार्विन ने भी कुछ कहा था, लेकिन इन सब का जितना भी स्टेटमेंट था सब कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा था। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें केवल थ्योरी चाहिए और किस साइंटिस्ट ने कहा था ये चीज़ चाहिए बस। क्लियर ना। तो चलिए देखते हैं कौन से साइंटिस्ट थे और क्या स्टेटमेंट था। मैं स्टेटमेंट ओरली बोलूँगा बेटा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज केवल आप थ्योरी पे ध्यान रखिएगा क्या कहा गया था। ठीक, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट inheritance or theories of blending inheritance। ठीक ना बेटा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग यहाँ पे मतलब क्या है, चेंज आना। मतलब पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर दोनों के क्रोमोसोम्स आते हैं गैमेट के थ्रू, आपस में ऐड होते हैं, जाइगोट बनता है, और ये कहा गया कि वो मिक्स होने के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जबकि आपने देखा है ट्विंस के केस में तो सिमिलर हो जाते हैं, दोनों एकदम सिमिलर होते हैं। और जबकि ये कहा गया कि दोनों मिक्स होने के बाद एक तीसरा, तो आपको पता है पेरेंट्स में फादर एंड मदर का मिक्स होगा, क्या क्रोमोसोम से मिक्स होंगे, जीन आपस में अटैच होंगे, पेयर अप बनाएंगे, तो आगे नेक्स्ट रिजल्ट दिखना चाहिए। ऐसा प्रॉपर नहीं था। इन लोग का जो स्टेटमेंट था कहीं ना कहीं गलत था। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी कह सकते हो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं था, तो जिसको जितना बेटर लगा उन्होंने उतना एक्सप्लेन किया। लेकिन बाद में जब मेंडल ने अपनी थ्योरी दी, प्लस मेंडल के बाद जो लोग आए, जब उन लोगों ने देखा तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाई गई कि पहले जो बताई गई थी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। वो एक हाइपोथेटिकल है। ठीक, हाइपोथेटिकल केवल एक
कहा गया था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। क्या क्या थे, कौन कौन सी थ्योरी थी, जरा वो देखते हैं। फर्स्ट, पहली थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी जिसको दिया था बेटा पाइथागोरस ने। पाइथागोरस, मैथ्स वाले बहुत अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ़ हैं और आपने भी क्लास 10 तक तो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम शायद होती है कुछ, क्लियर। मॉइस्ट वेपर थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें थी, क्या कहा गया था इसमें, ठीक। नेक्स्ट थी आपकी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक ना बेटा, ब्लड थ्योरी, या फिर इसी को दूसरे नाम से फ्लूइड थ्योरी भी कहा गया था। फ्लूइड थ्योरी, इसको किसने दिया था, एरिस्टोटल। किसने दिया था बेटा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक, नियर अबाउट 384-322 BC, इसके बीच में, क्लियर। थर्ड थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी और होमुनकुलस थ्योरी। इसको किसने दिया था, इसको दिया था बेटा जे सॉमरडन, ठीक। तो अभी मैंने 3 थ्योरी लिखी, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर। पहली थ्योरी जो थी वो मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जिसको दिया था पाइथागोरस ने, ठीक। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी या फिर होमुनकुलस। अच्छा देखते हैं इन्होंने कहा क्या था, स्टेटमेंट क्या दिया था। स्टेटमेंट ये था, आप ऐसे समझ लो बेटा, प्री फॉर्मेशन थ्योरी में सबसे पहले इनकी बात करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट यानी स्पर्म या फिर सीमेन, ठीक, उसमें क्या होता है, एक पहले से ही ऑर्गेनिज्म होता है जो आगे चल के वो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। इनका मानना ये था कि जो गैमीट है उस गैमीट में ही ऑर्गेनिज्म, कह सकते हो ऑर्गेनिज्म जैसा कुछ होता है जो आगे चल के केवल उसका डेवलपमेंट होता है और वो एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड जिस स्पीसीज का होगा उसी जैसा बन जाता है फ्यूजन के बाद, क्लियर। तो इन्होंने ये बताया कि मेल गैमीट में ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म पहले से ही होता है और फीमेल गैमीट में उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा पाएगा जिससे वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पर्म के अंदर केमिकल कंपोजिशन आगे चल के आप पीछे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीमेन यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में स्पर्म का कंपोजिशन भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका स्टेटमेंट गलत था, क्लियर। बात करते हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पाइथागोरस ने क्या कहा था, वेरियस बॉडी पार्ट्स इमिट सर्टेन वेपर्स विच गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लेकिन आपसे केवल थ्योरी और साइंटिस्ट ही पूछे जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, वेरियस बॉडी पार्ट्स, आपकी बॉडी में कई ऐसे पार्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो वेपर फॉर्म में, सर्टेन वेपर्स, कुछ वेपर्स फॉर्म में है, विच गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और उनके पास कैपेसिटी वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन्होंने सीमेन और ओवा को एक वेपर से कंपेयर किया था और भी कई पार्ट्स को कंपेयर करना चाह रहे थे। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी या इसी को फ्लूइड थ्योरी बोलते हैं, इसको बताया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या कहा था वो सुनिएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पीरियड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, फीमेल बॉडी में पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड एंड सीमेन आर काइंड्स ऑफ हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। इन्होंने कहा वो ब्लड से ही प्रिपेयर होता है, ब्लड से ही प्यूरिफाई होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमेन में सेमाइनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, ब्लड का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन वहां से रिलेशन नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत था, क्लियर ना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए।
According to Aristotle, menstrual fluid and semen are kinds of highly purified blood. Full stop. Menstrual fluid provide inert substance for embryo. ये जो fluid था वो एम्ब्रियो के लिए एक सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, फॉर्मेशन, एंड सीमेन प्रोवाइड शेप टू द एम्ब्रियो. टोटली रॉन्ग, गलत. क्लियर. थर्ड की बात करें, होमनकुलस थ्योरी, प्री फॉर्मेशन. इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पर्म और एग. ओवम या स्पर्म में पहले से ही वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और आगे चल के उसी का डेवलपमेंट होता है. इंडिविजुअल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्पर्म और एग कॉल्ड होमनकुलस. उसी को नाम इन्होंने ह्यूमनकुलस दिया था. फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ. केवल फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती ताकि इसकी ग्रोथ हो सके. टोटली गलत, ये सारी थ्योरी गलत हो रही थी. क्लियर ना. तो ये 3 थ्योरी ऐसे ही नोट डाउन करिएगा. स्टेटमेंट मैंने आपको बोल दिया, आप पॉज करके अच्छे से सुन के उसको लिखिएगा अगर आपको लगता है तो. अदरवाइज थ्योरी का नाम ही पूछा जाएगा, इस थ्योरी को किसने दिया था. क्लियर. अभी कुछ थ्योरी और बची बेटा, उसको भी डिस्कस करते हैं. इसको नोट कर लीजिएगा आप. आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. चलिए आगे देखते हैं. पेशेंस बना के रखना बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस बना के रखिएगा. नेक्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस इसको दिया था डार्विन ने. किसने? डार्विन ने. कब? 1868. ठीक. नेक्स्ट थ्योरी 5 नंबर, थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस. इसको दिया था K.F. उल्फ. ठीक. एक और थ्योरी आपको मिलेगी, पार्टिकुलेट थ्योरी. ठीक. एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा. एक साइंटिस्ट थे कॉल र्यूटर. एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको प्लांट. इन्होंने टोबैको प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स के बारे में कुछ कहा था. ठीक. और एक लास्ट नॉट लीस्ट थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. चले तुझे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था बेटा? विजमैन ने. किसने? विजमैन. क्या था इनका? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, अभी डिस्कस करेंगे. चलिए 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहले क्या था? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. क्या था? स्टेटमेंट क्या था? ध्यान से समझिएगा. कहने का क्या मतलब था? एक नाम और आपने सुना होगा, लैमार्क का. लैमार्क यहाँ नहीं थे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग हट के उनका. लैमार्क और डार्विन के अगर हम मान के चलें तो डार्विन ये कह रहे थे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज का हो, अगर वो किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है और आगे चल के उसमें चेंजेस आएगा, अगर वो स्ट्रगल करता है राइट वे में तो उसमें चेंजेस आएगा, तो आने वाली स्पीसीज को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब वो कैरेक्टर उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. स्पेशली लैमार्क कह रहे थे. डार्विन का कुछ ऐसा ही सिमिलर था, बट कहने का तरीका अलग था. बाद में पता चला डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि जब डार्विन एक्सपेरिमेंट ये चीज़ बोल रहे थे तो उस टाइम मेंडल अपनी कह सकते हो जो एक्सपेरिमेंट था वो कंटिन्यू रखा था. ठीक ना. अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डार्विन को इनकी नॉलेज ही नहीं थी, जेनेटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था. इसीलिए डार्विन का स्टेटमेंट, लैमार्क का स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो रहा था कुछ हद तक. तो डार्विन ने ये कहा कि अगर स्ट्रगल करेंगे चेंजेस आएगा, आने वाली जनरेशन में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा.
उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी। लैमार्क ने भी कह दिया, स्पेशली लैमार्क ने। ये वहां से थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म विज़मैन, इन्होंने पेनजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था। नीट का एक क्वेश्चन हो गया आपका, पेनजेनेसिस को डिस्प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम विज़मैन। इन्होंने क्या किया, इनके स्टेटमेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद 2 माइस लिए, चूहे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों की पूंछ को कट कर दिया, टेल को कट कर दिया। कट करने के बाद दोनों के बीच रिलेशनशिप हुई, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जब इनका ऑफस्प्रिंग आया उसमें टेल प्रेजेंट थी। तो इन्होंने सोचा कई साल तक स्ट्रगल करना है। इन्होंने फिर क्या किया, जो जनरेशन आई उसकी मेल फीमेल दोनों फिर से टेल कट किया, और फिर से उसकी नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा करते करते लगभग 40 जनरेशन तक, जहाँ तक मैंने सुना 40 जनरेशन तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। टेल मतलब माइस में टेल डिसअपियर हुई ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में टेल प्रेजेंट। तब इन्होंने कहा ये तो लैमार्क कह रहे थे कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है, हमने तो उसके पास टेल रखी नहीं, उसमें टेल नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना। तो ये इन्होंने क्या किया, उसकी इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। लेकिन जो लैमार्क के सपोर्टर थे उन्होंने लैमार्क को फेवर में, उनके फेवर में बोलते हुए कहा कि लैमार्क ने जो लिखा है उसको आपने करेक्ट नहीं पढ़ा, लैमार्क ने जो लिखा है उस चीज़ को आपने करेक्ट नहीं पढ़ा। मतलब जिस कैरेक्टर के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो कैरेक्टर उनमें आ गया और वो खुद से स्ट्रगल करने अपनी इच्छा से, पूछ तो आपने काटी है, उन्होंने नहीं। उनके माइंड में जब ये सेट हो जाएगा कि मेरे पास टेल नहीं है, इसका यूज नहीं है, तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन में नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैमार्क के जो सपोर्टर ने उन्होंने इतना उनको एक्सप्लेन किया कि आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी। लैमार्क ये कह रहे थे कि वो ऑर्गेनिज्म खुद से स्ट्रगल कर रहा, अपनी इच्छा से स्ट्रगल कर रहा उस चीज़ के लिए, तो चेंज अगर आता है तो नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आ जाएगा। लेकिन आपने टेल को कट किया था, माइस को टेल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस में डार्विन ने क्या कहा था, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मेरी वॉइस अच्छे से सुनिएगा। डार्विन ने क्या कहा था बेटा, डार्विन ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू डार्विन ईच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल, मतलब बॉडी का हर एक पार्ट कुछ माइन्यूट पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल और पेनजेनेसिस। जेम्यूल का नाम आपने सुना है, स्पॉन्ज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। पेनजेनेसिस पेंजीन का नाम कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल, जैसे गैमीट की हम बात करते हैं कि ईच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड जेम्यूल और पेंजीन्स कॉमा विच एग्रीगेट इनटू गैमीट, वही आगे चल के गैमीट में कन्वर्ट होता है। ऑन फ्यूजन दे गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और जब इन्हीं गैमीट का, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। टोटली गलत। ईच पार्ट ऑफ बॉडी, हाउ इट इज पॉसिबल। टेस्टिस एंड ओवरी, यही 2 ऑर्गन है जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्हीं के पास होती है बॉडी में, बाकी जगह कौन सी सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस। इनमें क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू KF Wolf, neither egg nor sperm had structural homunculus but the gamete contained undifferentiated living substance, मतलब उसमें लिविंग सब्सटेंस होता है लेकिन अनडिफरेंशिएटेड, कोई प्रॉपर वो नहीं है। सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई बॉडी का फॉर्मेशन करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। स्टेटमेंट अच्छे से सुनिएगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट करिएगा बेटा। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, इनको ध्यान रखिएगा, कॉलर्यूटर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी जेनेटिक्स के बारे में कुछ बताया था और एक्सपेरिमेंट किया था टोबैको प्लांट पे। इनका नाम आ जाता है नीट में, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और किस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जेनेटिक्स से रिलेटेड। क्लियर, मेंडल से पहले। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, थ्योरी ऑफ पेंजीन वॉज डिस्प्रूव्ड बाई विज़मैन। विज़मैन proposed his theory of germplasm according to which the change which affect the germplasm मतलब germinal cell,
मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म में 2 पार्ट, सोमैटोप्लाज्म, जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म मतलब सोमैटिक सेल, जर्मप्लाज्म मतलब जर्म सेल, जर्मिनल सेल। अकॉर्डिंग टू विच द चेंज विच अफेक्ट द जर्मप्लाज्म आर हेरिटेबल। अगर जर्मप्लाज्म जर्मिनल सेल में चेंज आता है तो वो हेरिटेबल है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, हेरिटेबल। एंड द चेंज विच अफेक्ट सोमैटोप्लाज्म आर नॉट इनहेरिटेबल। ये थी विजमैन की थ्योरी। क्लियर ना बेटा? तो ये विजमैन ने बोला था, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा लेक्चर आप पूरा अटेंड करिएगा, और जिसका भी मैंने नाम लिया, जो लोग मुझसे अटैच हैं, और भी कई लोग अटैच हैं, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, और उसके लिए थैंक यू बेटा। बट इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिएगा, और जल्दी आपको नेक्स्ट डे आपको इसका सेकंड लेक्चर मिलेगा। और अगर आपको ये लेक्चर प्रॉपर अच्छा लगता है, आप काफ़ी सेटिस्फाई हो, तो बेटा अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अगर आप नहीं सेटिस्फाई हैं तो अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं आगे। अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल से स्टार्ट करेंगे कि मेंडल कहाँ के रहने वाले थे। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, ठीक। उनका मैथ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन उनको बाकी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बाकी सब्जेक्ट भी। वो एक अध्यापक बनना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो सारी फैसिलिटी नहीं मिली, तो एक पादरी के रूप में जाने गए, फादर जो चर्च में रहते हैं, ठीक। तो कैसा रहा उनका सफ़र, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, और उनको कहाँ तक इसका अचीवमेंट मिला, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा। पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, दूसरा प्लांट क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्या रीज़न थे उसके, पी प्लांट्स पे कितने कैरेक्टर उनको मिले थे, ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। क्लियर? तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, ठीक, देखिए इसको, और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। हेडिंग कौन सी होगी? ग्रेगर जॉन मेंडल। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।